गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम आपको 10th CBSE में हिंदी के अंतर्गत 10th CBSE में हिंदी के अंतर्गत कृतिका का पहला चैप्टर माता का अंचल पढ़ाएंगे। यह माता का अंचल एक उपन्यास है। यह उपन्यास देहाती दुनिया से संकलित करके आपके पाठ्यक्रम में उपन्यासकार शिवपूजन सहाय जी ने रखा है। यह कहानी एक ग्रामीण अंचल की कहानी है। इसमें गांव में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले बचपन के खेलों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार शिवपूजन सहाय ने गांव का मनोहारी दृश्य इस कहानी के माध्यम से खींचकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। जिसे प्रथम देहाती आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। यह उपन्यास कथात्मक शैली में लिख करके कथा शिल्प का अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी रूप से प्रकट किया गया है। इस उपन्यास में ग्रामीण अंचल के लोगों और उनके चरित्रों का बहुत ही मार्मिक अनोखा चित्रण किया गया है। इसमें बालकों के खेलों, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, प्यार, लोकगीत आदि प्रसंगों को समाहित किया गया है। इसमें लेखक जो है मेन या प्रमुख पात्र है। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ है, लेकिन उसके पिता उसे बहुत ही प्यार के साथ भोलानाथ कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ही भोलेपन का है। इसका यानी लेखक का स्वभाव भोलेपन का है। इसलिए उसे जो है उनके पिता बड़े प्यार और दुलार के साथ
इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है और इस कहानी में उसके पिताजी जब तड़के या सुबह प्रातःकाल उठते हैं, उठने के बाद पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके 1000 राम नामी माला जपते हैं, जप करके उसे पोथी में रख देते हैं। भोलानाथ भी अपने पिताजी के साथ बैठका में सोता है, उन्हीं के साथ वो भी उठ जाता है। जब उठ जाता है तो भोलानाथ के पिता उसे भी नहला धुला करके बैठाते हैं। उसके लंबे लंबे बाल हैं, उसके मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक लगा देते हैं और जब त्रिपुंड का तिलक लगा दिया जाता है तो लगाने के बाद वास्तव में वो भोलेनाथ की तरह दिखाई देने लगता है। फिर उसके पिता उसे कटोरे में दूध और भात छानते हैं, छान करके उसको खिलाते हैं, वो खाता है। भोलानाथ अपना अधिकांश समय अपने पिताजी के पास बिताता है। माताजी के पास बहुत कम रहता है, वो माताजी के पास केवल दूध पीने के लिए जाता है, माताजी के पास केवल दूध पीने के लिए जाता है। और कभी कभी भोलानाथ के पिता उससे कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते लड़ते स्वयं दिखावटी चित हो जाते हैं, तो भोलानाथ को ऐसा लगता है कि मानो मैंने अपने पिताजी को पटक दिया है या चित कर दिया है। वो बहुत खुश हो जाता है। कभी कभी उसके पिता घोड़ा बन जाते हैं, घोड़ा बनने के बाद भोलानाथ उनके ऊपर सवारी करने लगता है, भोलानाथ उनके ऊपर सवारी करने लगता है। फिर इसी प्रकार के खेल खेला करते हैं। कभी कभी भोलानाथ के पिता उनके शरीर में या भोलानाथ के गालों पर अपनी मूछें और बाल रगड़ने लगता है, रगड़ देता है। उसका चुम्मा लेते हैं, बाएं तरफ का चुम्मा उसे खट्टा कहते हैं और दाहिने तरफ के चुम्मे को मीठा कहते हैं। इस प्रकार से खट्टा मीठा चुम्मा लेकर के भोलानाथ के पिता उसके साथ खेला करते हैं। पिता के साथ ही भोजन करके लेखक चौके पर बैठता है, पिताजी के साथ भोजन करके लेखक चौके पर बैठ जाता है और चौके पर बैठने के बाद फूल के कटोरे में चावल और दूध मिला करके अपने हाथों से उसको खिलाते हैं। पर मैया कहती है न जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मुझे इसका तरीका भी समझ नहीं आता। ऐसा करके वे हाथ से बड़े बड़े कौर मुंह में देती है और देने के बाद जैसे बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है कि ये एक और तोता तुम खा लो, तोता एक और तुम खा लो, एक और मैना तुम खा लो, एक और हंस तुम खा लो। ऐसे कह करके जो है माँ उसे किसी प्रकार से बड़े मुश्किल से खिलाती है। जल्दी खा ले नहीं तो ये उड़ जाएंगे। बोलती है बच्चा, ए बेटा, ए पुत्र, ये जल्दी खा लो नहीं तोता उड़ जाएगा, मैना उड़ जाएगी, कौवे उड़ जाएंगे,
कि इनके साथ खेल खेल। इस तरह से वे खा पी कर चुनने पर लेखक का काट का घोड़ा लेकर नंगधंगड़ गली में निकल जाता है और निकल जाने के बाद खेलता रहता है। जब किसी प्रकार से कभी माँ उसे पकड़ पाती है तो चुल्लू भर तेल में लेकर के उसके शरीर में तेल लगाया करती है, तेल से मालिश करती है। उस नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाती है, बालों की चोटी गूंथती है, बालों की चोटी गूंथती है और उसमें फूलदार लड्डू बांधने, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर खासा कन्हैया की तरह उसको बना देती है। वह बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते उसके साथ बाहर आ जाता है। बाहर उसका रास्ता देखने वाले बच्चों का झुंड लगा रहता है कि अब भोलानाथ आने वाला है, अब भोलानाथ आने वाला है। उसका सब लोग, सब साथी इंतजार करते हैं। जब वो उसे सिसकते हुए देखते हैं और भोलानाथ अपने साथियों को देखता है तो साथियों को देखते ही उसका सिसकना बंद हो जाता है। वो अपने पिताजी की गोद से उतर करके अपने हमजोली वाले साथियों के साथ मिलजुल करके तमाशा करता है। चबूतरे के एक कोने में नाट्यगृह बनाया है, वहाँ पे वो नाटक किया करते हैं। जो बाबूजी की नहाने की चौकी है, उस चौकी पर दुकान सजाते हैं। दुकान सजाने के बाद वहाँ मिठाइयों की दुकानें लगाते हैं। थालों पर लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, मिट्टी के घड़े के टूटे हुए टुकड़ों के बतासे, इस तरह से जो है सब दुकानें लगाते हैं और दुकानों में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खरीद फरोख्त किया करते हैं। उसी पर घरौंधा बनाते हैं, धूल की मेड़ दीवार बनाते हैं, तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई के किवाड़, घड़े का मुंह, चूल्हा, चक्की, दिए की कड़ाही, पानी को घी, धूल को आटा, धूल को आटा, इस तरह से ये सब बच्चे बना करके एक दूसरे को दावत देते हैं, दावत करते हैं। फिर कभी कभी हम लोग बारात का भी खेल किया करते हैं। भोलानाथ यानी लेखक आगे कहता है कि इन खेलों के साथ साथ कभी कभी हम लोग जो हैं बारातों का भी खेल किया करते हैं। बारातों के खेल में कनस्तर का तंबूरा बजाते हैं, अमोले को घिस करके सहनाई बनाते हैं और सहनाई बना करके उसे बजाते हैं। अमोले यानी जो आम का पोला होता है, उसे घिस करके सहनाई बनाते हैं और फिर उन बारातों में सहनाई बजाते हैं। टूटी चूहेदानी को पालकी, उसी में से संधि बन करके बकरे पर चढ़ करके चबूतर के एक सिरे से
दूसरे सिरे पर जाकर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इस कहानी में पूरा ग्रामीण दर्शन कराया गया है। गोबर से लिपे आम और केले की 2 टहनियों से सजे छोटे छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता है। जल्दी पहुंचकर बारात फिर लौट आती है। लौट आने के बाद खटोली पर लाल ओहार डाल करके उसमें काल्पनिक रूप से एक बहू बना करके बैठाया जाता है। जब पिताजी बहू को देखने के लिए आते हैं तब सब लोग हंसते हुए उसे बिगाड़ करके भाग जाते हैं। आंधी आने पर हम सब लोग गांव के बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। बागों में आम के बागें हैं, उनमें से आम को बिन बिन करके चुन चुन करके लाते हैं। पके हुए आम को चूसते हैं। तेज आंधी आई किंतु काले घने बादलों के साथ बिजली कौंधने लगती है तथा तेज वर्षा होने लगती है। वर्षा नहीं रुकती है। हम लोग पेड़ के तने से चिपक जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तेज वर्षा होती है, बारिश नहीं रुकती है, तो हम लोग अपनी बचत के लिए कि हम लोग भीगने न पाएं और पेड़ से चिपक जाते हैं। जैसे ही वर्षा बंद हुई तमाम बिच्छू निकल आए और हम डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बहुत शैतान था, वो सब लोगों से बहुत बड़ा था। रास्ते में मूसन तिवारी को देख करके बैजू उनको चिढ़ाया करता था और उसे देख करके मूसन तिवारी बैजू को खदेड़ लेते थे। बैजू के साथ सब बच्चे भी उसी प्रकार का नारा लगाने लगते थे। मिलजुल करके सब बच्चे चिल्लाने लगते थे, कहते थे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सब बच्चे मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा ऐसा कह करके चिढ़ा करके भाग जाते थे। फिर बाद में भोलानाथ बहुत सीधा साधा रहता था। भोलानाथ को मूसन तिवारी पकड़ लिए। पकड़ने के बाद पाठशाला ले गए और पाठशाला में उसकी देखभाल की, यानी उसकी पिटाई की। यह जानकारी जब भोलानाथ के पिताजी को होती है तब वो विद्यालय जाते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ, प्यार दुलार के साथ पुचकारते हुए अपने गुरुजी के प्रति भोलानाथ को समझाते हैं। इस तरह से ये कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण दर्शन कराया गया। एक बार सभी बच्चे इकट्ठे होकर के सभी बच्चे इकट्ठे होकर के एक चूहे की बिल में पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे सब पानी समाप्त हो गया। पानी समाप्त हो जाने के बाद कुछ देर बाद उस बिल से एक सांप निकला। उस बिल से एक सांप निकला। उस सांप को देख करके भोलानाथ डर गया और डर के मारे वो चुपचाप सीधा सिसकता हुआ जाकर के अपनी माँ की गोद में, अपने माँ के अंचल में छिप जाता है। बहुत उसकी स्थिति को देख करके माँ दुखी होती है। पिताजी उसे समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन भोलानाथ माँ की गोद को छोड़ करके पिताजी के पास नहीं जाता है। फिर किसी प्रकार से उसको समझाया जाता है। माँ समझाती है, माँ पुचकारती है और उसके बाद यहीं से इस कहानी में, इस उपन्यास में ये सिद्ध होता है
कि बालक पिता के साथ चाहे जितना समय बिताए, बालक पिता के साथ चाहे जितना समय बिताए, लेकिन माँ की ममता से वो दूर नहीं रह सकता है। जो माँ की गोद में, माँ के अंचल के नीचे उसको शांति मिलती है, वो पिता के पास रह करके उसको शांति नहीं मिलती है। यही से इस कहानी का, इस उपन्यास का समापन हो जाता है। थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम आपको पुस्तक लिखवाएंगे, इसको आप पढ़िए। अगर दोबारा समझ नहीं आता, दोबारा पढ़ना है तो आप शिवांश हिंदी क्लासेज बाय आर.पी. चतुर्वेदी यूट्यूब पे जा करके सर्च करें, आपको पूरा वीडियो